दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। साइंस के मॉक टेस्ट का यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि हमीरपुर बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के हर एग्जाम में आते ही आते हैं। सो इस टेस्ट को सीरियसली लें और इस टेस्ट की खास बात यह है कि इसमें आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और हाँ दोस्तों, सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना लाइक जरूर दें, ठीक है, और शेयर करें। और अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए रोजाना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोस या फिर राइबोस। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है, डीऑक्सीराइबोस होती है या फिर राइबोस होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डीऑक्सीराइबोस। दोस्तों आपको बता दें कि डीएनए में जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवंशिक कूट संबंध होता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, वो होते हैं ATGC, ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ATGC। इन न्यूक्लियोटाइडों में से युक्त डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राडार इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय लाइट्स वेव, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में। लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में। या फिर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। चेजिंग रेन शॉर्ट्स, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स बाय रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने के लिए रडार का यूज होता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में रडार की फुल फॉर्म पूछी जाती है। रडार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे हैं जिनका उपयोग जलयानों एवं वायुयानों की खोज में किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हेयर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि प्रोड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी आर अबव द रेडियो फ्रीक्वेंसी, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। या फिर टेम्परेचर इज टू लो ड्यूरिंग नाइट एंड टू हाई ड्यूरिंग डे, रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है। देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन, ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑन द मून सरफेस, चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन, ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि वहां पर ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं होता। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम होना आवश्यक होता है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। फलतः चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति ध्वनि संचारित न करने के कारण एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Eradication of चिकन पॉक्स इन द वर्ल्ड वाज डिक्लेयर्ड इन। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ? 1975, 1980, 1996, 2008। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1980। दोस्तों विश्व में चेचक का उन्मूलन इरेडिकेशन 8 मई 1980 को घोषित किया गया था। चेचक दोस्तों एक तरह की वायरस वाली बीमारी है, ना कि बैक्टीरिया वाली। आपको ये भी ध्यान देना क्योंकि चिकन पॉक्स के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये किस तरह की बीमारी है। ये वायरस वाली बीमारी है। जो इसका वायरस है वो है वेरियोला, ठीक है। वेरियोला वायरस होता है इसको फैलाने वाला विषाणु। यह रोग वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 16 सितंबर को या फिर 25 दिसंबर को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर को। दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जो 1987 में मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को किया गया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में तभी से ही मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। दोस्तों इसको हिंदी में भारतीय दलहन शोध संस्थान कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर या फिर इंदौर। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा गया है। वैसे तो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ वो वही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। कानपुर में इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इज सिचुएटेड एट। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन न्यू दिल्ली। दोस्तों आपको बता दें कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है इसकी स्थापना 1976 में न्यू दिल्ली में की गई। दोस्तों इसके 10 रीजनल ऑफिसेज भी है, जो कि एक अपने शिमला में भी है, जोधपुर, त्रिचूर केरल, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाडा इज एसोसिएटेड विद एविएशन, डॉप टेस्टिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों वाडा इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डॉप टेस्टिंग। दोस्तों वाडा की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों द्वारा जो दवाओं का प्रयोग किया जाता है एनर्जी के लिए, ठीक है, उसको प्रतिबंधित करने के लिए स्थापित किया गया ये एक निकाय है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा दोस्तों 10 नवंबर 1999 में स्विट्जरलैंड में एक बैठक हुई थी, उस समय किया गया था। और अगर बात की जाए वाडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल नॉन एंजाइम आर इन नेचर। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी अर्थात वसा, प्रोटीन, प्रोटीनेशियस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोटीन। दोस्तों प्रकृति में ज्ञात सभी तरह के एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में भी शरीर की सुरक्षा करते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देते। प्रोटीन के स्थान पर जलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शरीर में वसा के उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन साल्क, रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन साल्क। इन्होंने पोलियो के टीके की खोज 1952 में की थी। दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, आविष्कार किया था 1929 में, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। अगर बात करें रॉबर्ट कोच की तो इन्होंने दोस्तों टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है, जो टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, तो उसकी खोज की थी, उसके बैक्टीरिया की। और अगर बात करें एडवर्ड जेनर की तो इन्होंने 1796 में चेचक के टीके का पता लगाया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलेस्ट्रॉल इज ए पेस्टिसाइड, विटामिन्स, स्टेरॉइड्स या फिर एंजाइम्स। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड्स होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। 4D इज एन इंसेक्टिसाइड, एन एक्सप्लोसिव, ए फंगिसाइड या फिर ए हर्बिसाइड। मतलब जो 4D है इसका स्टैंड किसके साथ है? कीटनाशक है या फिर विस्फोटक है या फिर कवकनाशी है या फिर खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड्स है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 4D का जो स्टैंड है वो एक हर्बिसाइड के तौर पे है। दोस्तों 4D एक खरपतवार नाशी दवा है जो गेहूं तथा गन्ना आदि की फसलों में खरपतवार के नाश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 4D का जो स्टैंड है मतलब इसका जो फुल फॉर्म टाइप का है वो है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड एसेटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये एक तरह की खरपतवार के नाश के लिए दवा है। कौन सी? 4D। तो आपको इस तरह के स्टैंड भी पता होने चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शुगर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न शर्करा को क्या कहा जाता है? शर्करा मतलब शुगर। तो माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर मंटोज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न जो शर्करा होती है उसको ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रकाश
पानी, कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने में अभिकारक के तौर पे काम करते हैं, जबकि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट इसके उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त अंतिम कार्बोहाइड्रेट्स उत्पाद ग्लूकोज तथा स्टार्च प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय विच बैक्टीरिया डिड द मिल्क स्पॉइल्स? किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है? एस्परजिलस, स्टेफालोकोकस, स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों दूध में पाए जाने वाला जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसकी क्रिया के कारण अधिक समय तक बिना गर्म किए अगर दूध को रखा जाता है तो वो खट्टा होकर जमने लगता है। अगर दोस्तों बात करें एस्परजिलस जीवाणु की, तो इसकी क्रिया के द्वारा चुकंदर से शीरा बनाया जाता है। और अगर स्यूडोमोनास की बात करें दोस्तों, तो स्यूडोमोनास की सहायता से, ये भी एक बैक्टीरिया है, इसकी सहायता से गन्ने की चीनी से विटामिन B12 अर्थात B12 का जो कार्बनिक नाम है वो है साइनोकोबालमीन का B12 निकाला जाता है चीनी से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यीस्ट एंड मशरूम आर अल्जी अर्थात शैवाल, जिनोमस्पर्म या फिर नग्नबीजी, या फिर फंगी अर्थात फफूंद, और ट्यूबरोस रूट्स या फिर गांठदार जड़ें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फंगी। यीस्ट और मशरूम फफूंद या कवक होते हैं अर्थात फंगी होते हैं। कवक एक ऐसी श्रेणी का पौधा है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। पर्णहरित के अभाव में इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, फलतः यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। यह विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थों से जैसे गोबर, सड़े गले फलों, सब्जियों से अपना भोजन ग्रहण करता है। इनका उपयोग अल्कोहल और डबल रोटी बनाने में किया जाता है। कवकों से प्रतिजैवी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। शैवाल पर्णहरित युक्त पौधा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो दोस्तों हमने अभी फंगी की बात की। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर PhD से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।